भगवान, ईश्वर, गॉड, सबका उन पर विश्वास करने का तरीका अलग अलग होता है। पर हमारी कहानियां, हमारे ग्रंथ और तो और कई सबूत भी हैं धरती पर जो ये बताते हैं कि हमसे पहले भी कोई पावरफुल एडवांस बीइंग तो थे। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में भी बताया गया है कि भगवान भी परिपूर्ण नहीं होते और हमारे कई भगवानों ने भी गलतियां की हैं, लेकिन वो सब हमें अच्छाई की तरफ ही ले जाते हैं। पर पूरी दुनिया की कहानियां ऐसी नहीं हैं। जैसे कि नॉर्स या ग्रीक गॉड्स, उनको कई जगह अच्छा दिखाया गया है जैसे कि मार्वल में, पर जब उनकी असली कहानियों की तरफ नजर घुमाते हैं तो वो भगवान से ज्यादा किसी कहानी के सुपर विलेन लगते हैं। मतलब सब नहीं, लेकिन ज्यादातर। तो पहले आज बात करते हैं नॉर्स गॉड्स की। और ना टेंशन मतलब मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दूंगा, बस आसान भाषा में बता दूंगा कि वो गॉड्स कैसे थे और उन्होंने ऐसा क्या किया ताकि अगली बार अगर तुम कोई थॉर की मूवी देखो या फिर गॉड ऑफ वार खेलो तो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सको। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो नॉर्स की कहानियों और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना यूनिवर्स एक वॉइड था और कुछ नहीं। और फिर इसमें जो पहली क्रिएशन थी वो थी एक मुस्पलहाइम की, एक रेल्म जिसमें हर तरफ बस आग, लावा, यही सब था। और इस रेल्म का रक्षक था सर्टर। जी हाँ, वही सर्टर जिसको तुमने थॉर रैग्नारॉक में देखा होगा। और उसके दूसरी तरफ जो दूसरी रेल्म बनी वो थी नीफलहाइम, ठंडी और बर्फीली जगह। और जब नीफलहाइम की नदियों से बनी बर्फ और मुस्पलहाइम की अंगारों से बनी गर्म हवा वॉइड में टकराई तो फिर आया यमीर, सबसे पहला जायंट। उसके पसीने से बने थे कुछ नए अजीब जायंट्स और उन जायंट्स से हुए थे फ्रॉस्ट जायंट्स। तो ये कहानी तो हुई एसगार्डियंस के दुश्मन जायंट्स की। और इसी क्रिएशन के चलते पैदा हुए बोर ने शादी की जायंट की बेटी से और पैदा हुए ओडिन और उसके दो भाई। और इन्हीं तीनों बच्चों ने मिलकर फर्स्ट जायंट यमीर को मार दिया। और उस तबाही में बस एक कपल बचा और उन्होंने मिलकर फिर से कई सारे जायंट्स पैदा कर दिए। अब नॉर्स में सारे जायंट्स बड़े नहीं हैं, उनका साइज लिटरली कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ओडिन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर यमीर की बॉडी से संसार का निर्माण किया था। और जो आसमान में अपने तारे हैं वो भी ओडिन और उसके भाइयों ने मुस्पलहाइम के अंगारों से बनाए थे। और इन्हीं तारों की वजह से दिन और रात की शुरुआत हुई, मतलब समय की शुरुआत हुई। फिर बचे हुए जायंट्स को ओडिन और उसके भाइयों ने यूटनहाइम दे दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और यमीर के ही बॉडी पार्ट से उन्होंने मिडगार्ड, बादल, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि नई लाइफ की यानी कि इंसानों की भी शुरुआत करी। और मिडगार्ड उन इंसानों को दे दिया और दुनिया के बीचों बीच खुद के लिए एसगार्ड बना लिया। तो ये थी नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया की शुरुआत, जो ओडिन और उसके भाइयों के द्वारा कत्लेआम और खून खराबे से की गई थी। और ओडिन को ऑल फादर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो गॉड्स और इंसानों सबका बाप है और सारी रेल्म्स को कनेक्ट करता है इंद्रधनुष यानी कि बायफ्रॉस्ट, जिसका वाचर है हेमडाल। अब ओडिन ज़्यूस की तरह नहीं था, वो कोई हॉर्नी बंदा नहीं था। उसके लिए उसकी वाइफ फ्रिगा थी, लेकिन वो बंदा अगर किसी चीज का भूखा था तो वो था ज्ञान का भूखा। वो ज्ञान पाने के लिए खुद को टॉर्चर करना, दूसरों को मारना जैसी हरकतें करता रहता था। उसके पास कितनी भी पावर हो, उसके लिए अपने ज्ञान से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, अपना परिवार भी नहीं। जो ओडिन की एक आंख गायब है वो भी इसीलिए ही है। जो मिमिर था गॉड ऑफ वार में, ओडिन उससे ज्ञान लेने के लिए जो ज्ञान का कुआं है उसमें अपनी आंख खुद बाहर खींच के फेंक देता है, बस ये दिखाने के लिए कि वो अनंत ज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता है। और खुद की छाती पर भाला मार के फांसी पर भी लटकने जा रहा था, भूखा प्यासा 9 दिनों के लिए बस ज्ञान की खातिर। इन्हीं कारणों की वजह से उसके पास इतना पावरफुल मैजिक है। पर ओडिन का ज्ञान के पीछे भागने का एक और रीजन था और वो था रैग्नारॉक से खुद को और दुनिया को बचाना। और हाँ, ओडिन ने ही वेलहाला बनाया था ताकि जो लोग युद्ध में मरे वो वेलहाला में जाएं, जो एक तरह से स्वर्ग था। पर वहाँ से ओडिन उनकी आत्माओं तक को यूज कर सकता था वापस लाके अपनी आर्मी की तरह, जिसका ध्यान वल्कायरीज रखती थी। वहीं जो लोग युद्ध में नहीं मरते थे वो किसी और वजह से जैसे कि बीमारी या बुढ़ापे से मरते थे, वो जाते थे हेल में। पर इनका हेल गर्म नहीं बल्कि ठंडा था, इतना ठंडा कि कोई उस रेल में जिंदा ही नहीं बच सकता था बिना किसी सुरक्षा के। और उसके काले कौवे यानी कि उसके रेवेंस, हगिन और मुनिन उसकी आंखें थी पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए। और अपना थॉर को तुम ऐसा सोच लो कि वो दो ही चीजों के लिए अच्छा था, जंगों में लड़ाई के लिए और दारू पीने के लिए। वो जायंट्स को मारता फिरता था, लेकिन थॉर कोई पूरी तरह बुरा आदमी भी नहीं था। एक तरह से वो ओडिन का गुलाम बन चुका था और वही करता था जो वो करवाते थे।
और लोकी उसे हमेशा परेशान करता रहता था। एक बार तो लोकी ने थॉर की बीवी सिफ को गंजा कर दिया था। वो तो थॉर उसकी हड्डियां ना तोड़ दे इसलिए उसने डॉर्च से कह के लेडी सिफ के लिए एक अलग से बाल बनवाए। और हाँ, ये भी बता दो कि थॉर के हथौड़े पे कोई जादू नहीं है, बल्कि वो एक बस बहुत ही भारी हथौड़ा है जिसका हैंडल गलती से छोटा रह गया। तो अब आते हैं लोकी पे। तो अपना लोकी जो ओडिन का नहीं बल्कि एक जायंट का बेटा है और वो ओडिन का ब्लड ब्रदर है। अब इस बंदे के मूड के ऊपर है कि ये कैसे रहता है, कभी एसगार्डियन का साथ देता है तो कभी इनके खिलाफ लड़ता है। लोकी ने एक 8 पैरों वाला घोड़ा भी गिफ्ट किया था ओडिन को, जो अब उसका मेन घोड़ा है। और ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो तुम्हें जाननी चाहिए। तो कहानी ऐसी है कि ओडिन की शर्त थी कि एक ही सीजन में जो क्राफ्ट्समैन है वो एसगार्ड की दीवार खड़ी कर दें। और जब वो बंदा करने लगा तो ओडिन ने लोकी से बोला कि इस बंदे का ध्यान भटकाना पड़ेगा वरना तो ये ससुरा शर्त जीत जाएगा और फ्रेया इसकी बीवी बन जाएगी। उस बंदे का जो घोड़ा था वो कतई चुटकियों में काम पूरा कर रहा था। तो लोकी ने क्या प्लान बनाया कि वो घोड़ी बन के उसके घोड़े का ध्यान भटकाएगा और ये प्लान काम भी कर गया। लेकिन घोड़ा इतने जोश में था कि लोकी कुछ नहीं कर पाया और उस घोड़े के बच्चे की माँ बन गया। हाँ जी, उस बंदे के घोड़े ने लोकी को प्रेग्नेंट कर दिया। तो लोकी को फिर जो बच्चा हुआ वो दुनिया का बेस्ट घोड़ा कहलाया गया, ओडिन का 8 पैरों वाला घोड़ा। अब जायंट्स और एसिर यानी एसगार्डियंस की सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि एसिर चाहते थे कि कानून नियम एक तरह से सिविलाइज्ड दुनिया जो उनके कहने पर चले, और जायंट्स प्रकृति का एक हिस्सा थे। उनके लिए जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा ही रहो और फेट तो सबका पहले से ही तय है। और ये चीज अपन लोग को ले आती है रैग्नारॉक की तरफ, जब सर्दियां दुनिया के ऊपर छा जाएंगी और हर तरफ बस लड़ाइयां ही लड़ाइयां होंगी। इसे फिम्बल विंटर बोलते हैं। दुनिया के सारे तारे खत्म हो जाएंगे और जो इतने टाइम से 2 भेड़िए सूरज और चांद का पीछा कर रहे थे जिससे दिन और रात होती है, वो भेड़िए फाइनली सूरज और चांद को पकड़कर खा जाएंगे। उन भेड़ियों का नाम था स्कल और हार्टी। और लोकी के दोनों बेटे फेनरीर जो एक बड़ा सा भेड़िया था और वर्ल्ड सरपेंट जिसे यॉर्मनगैंड भी बोलते हैं जो पूरे मिडगार्ड को लपेटे रहता है, वो तबाही मचाना चालू कर देते हैं। और लोकी सारे जायंट्स और हेल की आर्मी को लेके गॉड्स पर हल्ला बोल देगा और तो और सर्टर बायफ्रॉस्ट को भी खत्म कर देगा, यानी कि हर कोई जायंट्स की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। थॉर यॉर्मनगैंड को खत्म कर देता है पर जो सांप का जहर था वो थॉर के ऊपर पड़ता है और वो वहीं मर जाता है जैसी की भविष्यवाणी थी। और फेनरीर ओडिन को खा जाता है। ओडिन का भाई फेनरीर को मार देता है और लोकी और हेमडाल एक दूसरे को मार देते हैं और अंत में सर्टर अपनी तलवार से पूरी दुनिया को जला देता है। अब जो लोग दुनिया की तबाही से बच गए जैसे थॉर के बच्चे और मिडगार्ड के 2 इंसान, वहां से नई दुनिया का निर्माण हुआ जिसे हम अभी जानते हैं। तो ये थी कहानी नॉर्स माइथोलॉजी की जिसे लोग अपने अपने तरीके से दिखाते रहते हैं फिक्शनल में। ओडिन ज्ञान का भूखा था और वो भविष्यवाणी को झुठलाकर अपनी बनाई दुनिया को बचाना चाहता था क्योंकि वो था तो नॉर्स माइथोलॉजी का भगवान ही। पर भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा रूल ही यही है कि तुम उसे रोकने के चक्कर में उसे और ज्यादा सच बना देते हो। जैसे ओडिन ने खुद को बचाने के लिए लोकी के बच्चों को किडनैप किया तो उन्होंने ढंग से उससे बदला लिया। वहीं थॉर मरते दम तक आजाद नहीं था, वो भगवान था लेकिन बस ओडिन के पैरों के नीचे। लोकी ने अपनी लाइफ में सब किया लेकिन वो कोई विलेन नहीं था। उसने अंत में वही किया जो जायंट्स के अच्छे के लिए था और देवताओं की लड़ाई में सब खत्म हो गया और नई दुनिया बनी। तो नॉर्स गॉड से नफरत नहीं है लोगों को, बस बात इतनी सी है कि पहले तो उनके बारे में किसी को प्रॉपर पता ही नहीं है। बस लोगों को उनकी अधूरी कहानियों के बारे में पता है क्योंकि उनको पूजने वाले बस गिनती में बचे हुए हैं। तो बिना डिटेल के सबके दिमाग में इनकी अलग अलग इमेज बनी हुई है। तो इस माइथोलॉजी की स्टोरी के बाद तुम खुद से सोच लो कि वो गॉड्स अच्छे थे या फिर बुरे। बाकी उनको कोई पूछता नहीं है। तो जो फिक्शनल लिखने वाले हैं सबसे ज्यादा हेट उन्होंने ही फैलाई है। तो मेरे वेबटास्टिक्स, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ग्रीक गॉड्स लिख दो, मैं ग्रीक गॉड्स के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।